कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, हम बहुत ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो शायद हमारे अपने जो डेली अपनी मंथली इनकम है उसमें संभव नहीं है, और इस चीज़ के लिए हम लोन्स ले लेते हैं। बट डेफिनिटली डेट फ्री होना मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो आपको एक इनवैल्यूएबल चीज़ देती है जो कि है पीस ऑफ माइंड। बिकॉज़ अगर आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी के बीच में कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर कोई कर्ज नहीं है जो छूट रहा है। आपके ऊपर हम लोग देखते हैं कि हम 20,000 की ईएमआई दे रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें 10 या 15 साल में हम बहुत ज़्यादा रकम चुका रहे होते हैं उन लोन्स के लिए। तो आपका जो पैसा है आप दूसरे कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ सकती है अगर आपके ऊपर ज़्यादा ईएमआईज़ का बर्डन नहीं है। इसीलिए जो ये डेट टू इनकम रेशियो का एक आंकड़ा है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आज इस चीज़ की थोड़ी-सी मेरे ख़्याल से एक जो इम्पोर्टेंस है कम हो गई है। हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं अपने ऊपर लोन्स लेने के साथ। हम किसी चीज़ को डायरेक्ट एक परचेज़िंग जब देखते हैं तो हम उसकी वैल्यू को नहीं देखते कि हम 1 करोड़ की चीज़ ले सकते हैं, नहीं। हम ये देखते हैं कि क्या हम उस 1 करोड़ के ऊपर जितनी हमारी ईएमआई बनती है, आप प्रॉपर्टी के केस में देख लीजिए, हम ये देखते हैं कि हम क्या वो ईएमआई अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं। हुँ। तो वो डेफ़िनेटली एक बिहेवियरल चेंज है जो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, कंज़म्पशन बढ़ी है, पर्सनल लोन्स बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक डेट को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। तो प्रॉब्लम मैम, आज की डेट में क्योंकि डिजिटल एरा है, इसमें गेटिंग अ डेट इज़ सो ईज़ी। आप एक स्वैप करिए और आपके पास पैसा आ जाता है। और उसके रिपरकशन को कोई समझता नहीं है। चाहे क्रेडिट कार्ड के ट्रांज़ैक्शंस हों या एक छोटे सी ईएमआई के ये ऐप्स के ट्रांज़ैक्शंस हों, इनका रिपरकशन तब समझ में आता है जब इनका इंटरेस्ट रेट आप एसर्टेन करते हो। सो जी। इनकम आपकी जितनी है, उतने में आपको सेविंग भी करनी है, खर्चा भी करना है, और महंगाई भी लगातार बढ़ी रही है ऑब्वियसली। सो ये सिचुएशन सिनेरियो में इस ट्रैप से कैसे बचा जाए? जी। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से सुमित जी, निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं कि वो अपने सारे एक जगह लिखें कि उनके ऊपर कितने टाइप के लोन्स हैं। हर लोन एक डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे आता है। होम लोन मान लीजिए आपका 8 साढ़े 8% पे है। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा डबल डिजिट आप मान लीजिए 24 से 36% के बीच में हो सकता है। अगर ऊपर पर्सनल लोन है तो वो 14 से 16% के बीच में कहीं पे होगा। तो एक लिस्ट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे उनको ये देखना है कि उनकी जितनी भी ईएमआईज़ महीने की जा रही हैं, जो उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, मान लीजिए एक 20,000 का है, हम एक मान लेते हैं 6,000 का, और एक 12,000 का लोन है, एक गाड़ी का लोन है, घर का है, और मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का है। तो अगर 38,000 महीने के जा रहे हैं और उनकी जो ग्रॉस इनकम है वो 1 लाख है, यानी कि उनका जो डेट टू इनकम रेशियो है वो यहाँ पे 38% बनता है। और एक हम जो हेल्दी रेशियो मान के चलते हैं यहाँ पे, परसेंटेज जो है वो करीबन 35 से 40 ही है। 40 एक मेरे ख्याल से एक मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका रेड फ्लैग आ जाना चाहिए कि आपके लोन्स अगर 40% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 40% के आपको नीचे ही रहना है, और अगर आप भविष्य में भी कोई लोन्स लेना चाहते हैं, तो इस बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर थोड़ा डेट लीजिए फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, जो एक गुड डेट जिसको हम कहते हैं। पर अगर आप अपने डेट लेके अपनी कंजम्पशन को, या आप एक आईफ़ोन खरीदने के लिए, या आप अपनी सिर्फ़ एक महँगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके लिए ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगी उसको हम गुड डेट पे नहीं डालेंगे, हम उसको बैड डेट में डालते हैं। और जब तक हम इसको एक सीमित सीमा के नीचे नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी सेविंग्स के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के सारे गोल्स को पूरा करने के लिए। तो प्रॉब्लम में एक सिचुएशन रखता हूँ, एक इंडिविजुअल जिसके पास 20,000 रुपये का लोन भरने के पैसे हैं इधर, या 20,000 का म्यूचुअल फंड का एसआईपी भरने का, इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है। सो वो क्या जी। चुने? दूसरा, अगर कोई एक इंडिविजुअल है जिसके पास 20,000 का लोन भी चुका सकता है और एटलीस्ट 10,000 की एसआईपी भी कर सकता है, तो उसके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है? ऐसी सिचुएशन जब आम आदमी के ऊपर आती है तो वो क्या फैसले ले? जी। सुमित जी, इसमें अगर वो इंडिविजुअल ऐसे हैं, हम पहले तो अपने सारे लोन्स को गुड और बैड में थोड़ा-सा डिवाइड कर लेंगे। अगर आपके ऊपर होम लोन है, आपके ऊपर एजुकेशन लोन है, या आपने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन लिया है, हम उसको गुड डेट मानते हैं, क्योंकि वो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहा है। हम सब एक अपने लिए छत चाहते हैं, सर पे घर होना चाहिए। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम कॉलेज भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या हायर एजुकेशन, या फिर अपने बिज़नेस के लिए भी हम थोड़ा लोन ले सकते हैं। इनको हम गुड डेट लेके चल रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर गुड डेट है, तो आप साइमल्टेनियसली जिसको आप देखिए कि अगर आप इसमें से कोई आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं इन लोन्स को,
तो आप क्लोज करिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी ईएमआईज़ चलती रह सकती हैं। बट इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे ऊपर कोई भी पर्सनल लोन है या हमारे ऊपर कोई भी इस टाइप के लोन्स हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे हैं, गाड़ी का लोन है, वहाँ डेफिनिटली पहले हमारा एंडेवर होना चाहिए कि हम उन लोन्स को फिनिश करें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। क्योंकि अगर हम मान लीजिए मार्केट्स में भी पैसा लगाते हैं, हम 12% का एक एवरेज मान लीजिए रिटर्न कमा रहे हैं, हम निफ्टी 50 का रिटर्न लेके चलते हैं, पर हम 14-15% पे पर्सनल लोन पे कर रहे हैं, तो उसकी कोई अगर हम मैथमेटिकली देखें तो सेंस नहीं बनेगी। तो डेफिनिटली किस तरीके का लोन है उसको समझना ज़रूरी है, हम क्या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं और उसके बाद वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और पूरी मैथ्स लगा के निवेशकों को डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए क्या बेटर है। बट डेफिनिटली जिसको हम बैड डेट में डालते हैं, उन लोन्स को पहले खत्म करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और डेट फ्री रहना एक काफ़ी हेल्दी चीज़ है और फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प करेगी एज़ अ इन्वेस्टर। तो पहली कोशिश में तो आप डेट फ्री होइए। दूसरी कोशिश में अगर आप डेट फ्री नहीं भी होना चाह रहे हैं तो उतने कंफर्टेबल डेट में रहिए जो कि आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि वो बैड साइड के जो डेट्स हैं, गुड लोन्स हैं, उनको एटलीस्ट आप मैनेज कर सकते हैं, या बैड डेट्स जो है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह के हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट्स को आप कम करिए और गुड या जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं उस तरह के कर्ज के साथ आप आगे जरूर बढ़ सकते हैं। आगे भी हम इससे बातचीत करते रहेंगे प्रॉब्लम मैम से, लेकिन अब कुछ दर्शकों से ही बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं और वो इनफैक्ट पहला जो हमारे पास सवाल है वो ईमेल के जरिए आया है। राजेंद्र कुमार साहब का सवाल है, वडोदरा से उन्होंने सवाल पूछा है। इनका करीब करीब 8,000 रुपये के आसपास का एसआईपी है। 10 से 12 साल में ये 50 से 60 का लक्ष्य है। 50 से 60 रुपए नहीं है, लाख रुपए है, तो इसे ठीक करेगा डॉक्टर साहब। 50 से 60 लाख रुपए का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 15,000 रुपये की एक एडिशनल एसआईपी करने की इच्छा भी रखते हैं और पोर्टफोलियो का रिव्यू मांग रहे हैं। तो प्रॉब्लम मैम, पोर्टफोलियो आपको भेजा गया है। ये बहुत ज़्यादा गोल तो इनका मतलब बहुत बड़ा कोई टारगेट तो नहीं है, इजीली अचीवेबल दिख रहा है। 10 से 12 साल में 8,000 रुपये की एसआईपी के हिसाब से, और एक नई एडिशनल एसआईपी भी करना चाह रहे हैं। इसी में करें या नया ऐड करें? जी। सुमित जी, बहुत अच्छा रियलिस्टिक गोल बनाया है। 8,000 कर रहे हैं, 15,000 से बढ़ाएंगे तो टोटल इनका 23,000 हो जाएगा। अगर हम 12% का एक्स-आईआरआर लेके चले तो भी ये 10 साल में आराम से अबाउट 55 लाख तक जमा कर लेंगे। थोड़ा और रिटर्न मिला तो उससे ज़्यादा भी कर लेंगे और 12 साल में तो ये अपने गोल को एक्सीड करके एक अच्छा अमाउंट अपने लिए जमा कर सकते हैं। और अगर ये करीबन 10% की एक स्टेप अप भी कर लें हर साल, मान लीजिए 2-2 हज़ार से अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, उसके जैसे-जैसे इनकी इनकम बढ़े आप थोड़ा और बढ़ाते रहिए, तो ये 1 करोड़ जो एक हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, 1 करोड़ का लक्ष्य भी इनका बहुत दूर नहीं होगा। तो स्टेप अप एसआईपी की मैं डेफिनेटली यहाँ पे राजेंद्र जी को सलाह दूँगी। इसके साथ जो इनका पोर्टफोलियो है सुमित जी, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनके जो तीनों फंड्स हैं, इनके जो फंड्स हैं चारों, उसमें से 2 इनने थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं। एक इनका हेल्थ केयर में है और दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो थीमेटिक फंड हम यूजुअली निवेश की शुरुआत में ज़्यादा नहीं डालते हैं, इनके पास ऑलरेडी है। तो इनका जो कोर है उसको हमें थोड़ा-सा कंप्लीट करने की ज़रूरत है। इनके पास एक लार्ज कैप फंड है, वो अच्छा फंड है, कंटिन्यू कर लें निप्पॉन का। एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी सही है। पर मेरे ख्याल से क्योंकि इनका समय 10 से 12 साल का है और क्योंकि अभी 15,000 की एसआईपी भी ऐड करनी है, तो इन दोनों फंड्स में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, जो इनके कोर फंड्स हैं, लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप। और उसके साथ-साथ एक सारे एक्टिव फंड्स हैं तो एक पैसिव फंड जोड़ लें मिड कैप में और एक स्मॉल कैप में एक्टिव फंड जोड़ लें, चाहे डीएसपी का, टाटा का या एडेलवाइस का। तो उससे इनका कोर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा 4 फंड्स का और अपने दोनों सेक्टर जो थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स हैं उनको भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो राजेंद्र सर, आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपने फंड्स के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं और बाकी इजीली आपका जो गोल है वो अचीवेबल है, तो आप उसको भी एक आधार मानकर यहाँ पर उसके हिसाब से भी निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम में एक अच्छा योगेश जी पहले हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेता हूँ, फिर आपसे एक और सवाल भी पूछना है मुझे। तो योगेश जी नमस्कार। सर नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार सर, बेसिकली मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैंने शेयर किया था। उसमें मेरा जो टारगेट है 1.5 CR तक है, ड्यूरेशन इज 15 ईयर्स। तो मेरा जो एसआईपी कुछ एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्टेड है, कुछ लमसम फॉर्म में है। तो थोड़ा सा मुझे ये जानकारी चाहिए था कि इसमें मेरा जो म्यूचुअल फंड जो चल रहा है या कुछ लमसम इन्वेस्टेड है तो वो सही है या मुझे कुछ रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है बेसिकली। ओके, तो जो योगेश जी आपने बताया कि आपकी उम्र 38 साल है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप कुछ कुछ समय में अपनी एसआईपी को और बढ़ा भी सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, राइट?
यस सर। ओके, तो प्रबलीन मैम, इनका 7,500 रुपये का SIP चल रहा है और पोर्टफोलियो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करीब 11 लाख के आसपास पहुंच चुका है। कुछ SIP है, कुछ लमसम है, और क्योंकि इन्होंने टैक्स सेवर्स भी ले रखे हैं तो वो पार्ट भी ज़्यादा है। और दूसरा एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन में कि इन्होंने ज़्यादातर ऐसा जो स्मॉल कैप अपने फंड्स में शामिल कर रखे हैं। सो अब तक का रिटर्न इसीलिए बहुत एग्रेसिवली आ रहा है। आगे के लिए क्या करें? सुमित जी, काफी ज्यादा फंड्स हैं ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में, 13 जुड़ चुके हैं। तो पहले तो थोड़ी सी छटनी हम करेंगे यहाँ पे। जो इनके जैसे इनके ELSS फंड्स जो टैक्स सेविंग के हैं, उनका टाइम पूरा होता है और वो प्रॉफिट में हो, मार्केट को उस टाइम पे देख लें, वो एग्जिट किए जा सकते हैं। प्लस उन फंड्स का रिटर्न्स भी कोई बहुत मतलब अपने पीयर्स को बहुत मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग है। इसके साथ साथ इनके पास एक्सेस का लार्ज कैप फंड है एक्टिव, उसकी मेरे ख्याल से इनके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स फंड है UTI का इनका। तो ये तो 3 फंड्स डेफिनेटली इनके डायरेक्टली कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनके 5 स्मॉल कैप के फंड्स हैं। अब 5 स्मॉल कैप के फंड्स में जाहिर है सुमित जी की ओवरलैप भी शुरू हो जाता है, स्ट्रैटेजीज भी डिफरेंट होती है और कल को चल के थोड़ी मैनेजमेंट में डिफिकल्ट होगी। बिकॉज अगर एक फंड अंडर परफॉर्म कर भी रहा है ना, तो डिफिकल्ट होता है कि आप एग्जिट करें, आपके ऊपर टैक्सेशन पड़ती है, फिर उसकी रिएलोकेशन करें। तो मेरी सलाह होगी जो SIP के लिए है इनका टाटा का स्मॉल कैप, उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करें। और जो इनके पास यहाँ पे 3-4 फंड्स हैं, इनमें स्पेशली निप्पॉन, कैनरा रोबेको और जो HSBC का फंड है, उनमें हाई ओवरलैप ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों में से ये या तो तीनों को बस ऐसे ही थोड़ा टाइम रख सकते हैं। मार्केट्स ऑलरेडी अच्छा रिटर्न्स दे चुकी हैं स्मॉल कैप में, चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और मेरे ख्याल से क्वांट, क्योंकि उसकी बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी है एज कम्पेयर टू टाटा, तो इन दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं जिनमें इनके फंड्स जाते रहे। टाटा में लमसम अलाउड नहीं है इस टाइम पे, तो STP के थ्रू ये जो अगर कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। SBI का NFO आया था, वो उन्हें ऐड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, उसको कंटिन्यू कर ले। साथ में जो DSP का भी एक लार्ज मिड कैप फंड है और एक मिराय का भी है, मेरे ख्याल से अगेन उन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। DSP का चाहे तो ये अपना लार्ज मिड की जगह एक मल्टी कैप फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं DSP के, एंड आई थिंक दैट्स गुड इनफ। इनका जो पोर्टफोलियो है उससे और जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है उससे डेफिनेटली 1 करोड़ इनका जनरेट हो जाएगा 15 साल में आराम से, इवन एट 12% रिटर्न्स, जबकि इनके स्मॉल कैप काफी है तो हम ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 1.5 का जो इनका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इनको 10,000 से SIP अपनी बढ़ानी होगी या फिर थोड़ा स्टेप अप कर ले। तो अगर सालाना थोड़ा स्टेप अप करते रहेंगे तो उससे भी इनका ये गोल अचीव हो सकता है। प्रबलीन मैम, जो सवाल मुझे पूछना था वो ये था कि अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाजार में गिरावट आएगी या गिरावट आए तो क्या खरीदें। तो वो तो शेयर पूछते हैं, लेकिन अब क्योंकि शेयर ऑलरेडी रिस्की होता है तो उसमें उस समय पर आप अगर किसी तरह की एक बिकवाली आती है तो आप किसी एक शेयर में पैसा डालें या कौन से में डालें समझ में नहीं आता। तो क्या ऐसी एक इमीडिएट करेक्शन की सिचुएशन में जब आपको 1%, 1.5% इंडेक्स में फॉल या उससे ज़्यादा फॉल मिले, तो क्या एक निफ्टी का ETF या निफ्टी बैंक का ETF या मिड कैप का ETF या निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF लेना ठीक है, या वो निवेशक जो म्यूचुअल फंड में लंप सम पैसा डाल सकते हैं वो दिन उनके लिए पैसा डालने के लिए ठीक है? सुमित जी, एक्चुअली जो पोर्टफोलियो से हम देखते हैं उनको बढ़ाना बहुत ही आसान है और घटाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरी सलाह होगी कि अगर कहीं पे कोई भी करेक्शन आती है तो निवेशक थोड़ा सा अपने पास अमाउंट जो उनका पड़ा है अपने एग्जिस्टिंग फंड्स जो उनके लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं उनमें ही इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज हम आज के टाइम से नहीं देख रहे हैं कि वैल्यूएशन ऊपर है नीचे है, हमारे पास करेक्शन आती है। अगर हमारा 10 साल का पोर्टफोलियो है तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तो अगर आपके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, एक आपका जो भी पोर्टफोलियो बना हुआ है आप उनमें प्रोपोर्शनेटली इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ मार्केट करेक्शन। जो आपने इंडेक्स फंड की बात की, ETF की बात की, सुबह जी उसको समझना बहुत इजी है क्योंकि हमें सामने सामने दिखता है कि निफ्टी में लेट्स से करेक्शन आई है तो हमें पता है कि इस फंड में इतना ही फॉल आया होगा। जबकि बाकी फंड्स में क्या होता है कि क्या पता जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट है वो ऐसा है कि उसकी फॉल निफ्टी से ज्यादा, निफ्टी से कम कैसे भी हो सकती है। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंडेक्स फंड में करेक्शंस के टाइम पे इन्वेस्टिंग सिंपलर है, बट आई थिंक बहुत ज्यादा ऐड करने की बजाय बेटर है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स ले एट द टाइम ऑफ करेक्शन। ओके, तो ये उन लोगों के लिए जो मल्टीपल टाइम सवाल पूछते रहते हैं कि बाजार की गिरावट में क्या करें, क्या खरीदें, ये उनके लिए सवाल पूछा गया था। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रबलीन में मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे। YK गुप्ता साहब भी मौजूद हैं, अलीगढ़ से, उनका भी सवाल लेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरह से अमेरिका में बिकवाली चल रही है ना, मुझे लगता है कि ये असर पूरे फिर देश में दिखेगा। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। आप लोग हमेशा की तरह स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, अपने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। CLS का ये मानना है कि IT के लिए परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली हैं, इसलिए इसमें दबाव रह सकता है, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। इनका जो NIM है वो 60 से 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर में। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। दिस ईयर हमें लगता है कि लार्ज कैप वुड बी मच बेटर बेट एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स कल के क्रैश के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म व्यू हमें अभी भी लगता है कि लार्ज कैप में एक एसेट एलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए ऑन एन ओवरऑल बेसिस। अगर हम एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करते हैं तो होल्डिंग पीरियड उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है कमेंसुरेट रिटर्न को अक्रू करने के लिए। सो जब भी हम निवेश करते हैं, ऑफ कोर्स एक नैरेटिव होता है, बट एक साथ में साथ वैल्यूएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो देखनी चाहिए। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। लॉन्ग साइड पर आप निफ्टी बैंक दोनों पर ही अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। पुट राइटर का बेस है 570 के जोन पर, वहीं स्टॉप लॉस रखिए 570। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। आपके रिस्क आपके हिसाब से रखिएगा। स्टॉप लॉस शरद सर की तरफ से 0 रहेगा, क्योंकि आज की एक्सपायरी है तो आज ही की पोजीशंस है। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस। दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं। ऐसे में कमोडिटीज में निवेश करके आप इन्फ्लेशन का सामना कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जिन्हें जानने और समझने का वक्त आ गया है। CNBC आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है अपनी तरह का एक अनोखा एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसे करंट कमोडिटी मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किया गया है। इस वेबिनार में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, साथ ही हेजिंग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल ट्रेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी ट्रेड वाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और भी बहुत कुछ। टेक्निकलिटीज से लेकर कमोडिटी का हर पहलू सिखाने के साथ साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वास्ट नॉलेज और इनसाइट्स, और आप बनेंगे एक कामयाब कमोडिटी ट्रेडर। तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें। मुझे लग रहा है कि ये बाजार अभी भी काफी स्ट्रांग रहेगा। 22,500 एक इम्पॉर्टेंट मार्कर नंबर है। हो सकता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थोड़ी बहुत हो, बट एक बार 22,500 निकलता है तो 300 से 500 पॉइंट की और तेजी निकलेगी। बट निफ्टी में मुझे लगता नहीं है कि कोई परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी मूव आएगी। ऐसी बाजार धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा और सपोर्ट लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक बाजार 21,850 से 21,900 के ऊपर है, तब तक मेरे हिसाब से ट्रेंड इंटेंस। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि डेट टू इनकम रेशियो क्या होना चाहिए, यानी कितना कर्ज और कितनी इनकम के सामने आपका कर्ज होना चाहिए। दूसरा, कई सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। प्रॉब्लम में हमारे साथ मौजूद भी हैं। अगले दर्शक YK गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये, दो सवाल है मेरे जी। एक तो ये कि मैं अगर 50,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करूं म्यूचुअल फंड में, ओके, और वो 10 साल तक करूं मैं, ओके, तो ये 15 साल बाद मुझको कितनी रकम मतलब इसका बन जाएगा? आप 10 के बाद अपना निवेश रोक देंगे, राइट? हाँ, मैं रोक दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए जो मैंने सोचा है आप लोगों के इसी चैनल को देखते हुए जी, कि एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, एक थीमेटिक फंड, अगर ये 4 फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कैसा रहेगा? अगर ये सही, मैं जो कह रहा हूँ वो अगर सही है तो उसमें कौन कौन से फंड इनमें लिए जाए, लार्ज कैप कौन सा लिया जाए या स्मॉल कैप कौन सा लिया जाए, ये मतलब है। 2 सवाल है। ठीक है। और आपके सवाल के ऊपर मैं एक चीज़ और पूछूंगा गुप्ता साहब कि क्या आपने जो पूंजी बताई 50,000, ये आप समय के हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि नहीं?
नहीं। ओके, और दूसरा, आप 10 साल के बाद और निवेश नया नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, तो प्रवीण मैम, पहली चीज ये 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आप पर मंथ डाल रहे हैं भाई की गुप्ता साहब? जी जी। ओके, तो ये 50,000 रुपए पर मंथ का निवेश करने जा रहे हैं, जो विद टाइम में करेंगे, लेकिन वो सिर्फ करेंगे 10 साल के लिए, और इनको उसका जो रिटर्न चाहिए वो 15 साल बाद चाहिए। सो इनके पास अवधि 15 साल की है, लेकिन निवेश 10 साल का होगा। दूसरा, इन्होंने मल्टीपल कैप के जो फंड्स हैं उसके ऊपर भी सवाल पूछा कि क्या ये जो कैप का निवेश है ये सही चुनाव है इनका, और कौन कौन से फंड उस कैप्स में होने चाहिए, अगर बदलाव है तो आप बता दिए कौन कौन से। जी, सुमित जी, अगर एक रफली 50,000 का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, उसके बाद रोक देंगे, तो ये अराउंड मेरे ख्याल से लगभग 2 CR के करीब का एक फिगर अपने लिए एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन दिस टाइम पीरियड। और अगर हम यहाँ पे एक नॉमिनल रिटर्न्स जो हम एक्सायर अराउंड 12% लेके चल रहे हैं, ऑब्वियसली हाई रिटर्न्स रहेंगे, तो आगे पीछे थोड़ा इनका जो अमाउंट है वो हो सकता है। अच्छा समय है क्योंकि 15 इयर्स के इन्वेस्टमेंट का। जो इनने अपनी सिलेक्शन बताई है वो ब्रॉडली अच्छी है। एक तो बहुत ज्यादा फंड्स नहीं लेना चाहते हैं, तो एक लार्ज मिड और एक स्मॉल कैप थीमेटिक फंड एक साथ में जुड़ सकता है। मेरी सलाह इनको ये होगी कि जो लार्ज कैप और मिड कैप में ये पैसिव फंड उठा लें, लार्ज कैप में निफ्टी 50 इक्वल वेट उठा लें, मिड कैप में 150 इंडेक्स उठा लें, तो 2 पैसिव फंड्स इनके जुड़ गए। इसके साथ इसको एक कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक स्मॉल कैप फंड, चाहे टाटा का स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, आप एडेलवाइस का ले लीजिए। एक मल्टी कैप फंड भी एक्चुअली उठा सकते हैं, बिकॉज जब हम पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं लार्ज और मिड में, तो कई बार कुछ गैप्स रह जाते हैं जो एक्टिव इन्वेस्टिंग पूरा कर पाती है। तो या तो एक मल्टी कैप फंड जोड़ लें, या फिर जैसे निपॉन का जोड़ लें, या फिर SBI कॉन्ट्रा जैसे जो लार्ज और मिड में इनको एलोकेशन दे सकता है, उस तरीके का एक अपना फंड जोड़ लें। और अगर थीमेटिक फंड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा थ्रू आउट द ईयर जो थीम्स ठीक रहती हैं, थोड़ी सी डिफेंसिव, तो ये कंजम्पशन थीम को ले सकते हैं। अगर इनका रिस्क एपिटाइट हायर है तो डेफिनेटली किसी और थीमेटिक फंड में भी जा सकते हैं। बट थीमेटिक फंड्स की जगह ये एक और चीज कर सकते हैं कि आजकल जैसे बिजनेस साइकिल फंड्स आए हैं, या फिर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बदलती मार्केट्स के हिसाब से अपने आप एलोकेशंस ले लेते हैं उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में जो बीटन डाउन होते हैं, तो वो भी इनको एक ऑल्टरनेट दे सकता है टूवर्ड्स अ प्योर थीमेटिक फंड, या एक ही सेक्टर में अगर मतलब बैठे जैसे, क्योंकि वो भी कभी इन और आउट होते हैं, तो उनके रिटर्न्स भी थोड़े वोलेटाइल रहते हैं। तो ब्रॉडली ये 4 या 5 फंड्स के साथ अपना एक पोर्टफोलियो ये क्रिएट कर सकते हैं। तो गुप्ता सर, आप ये आपको एक रणनीति बताई गई है, उम्मीद करते हैं कि जो 2 करोड़ या 2 करोड़ से प्लस का एक कॉर्पस है वो इकट्ठा होता हुआ दिखाई पड़े 15 साल बाद, और आपको जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े। प्रवीण मैम, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, मेरे ख्याल से ज्यादातर फंड्स का मैंने कुछ ना कुछ जिक्र किया है ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन। तो अगेन लार्ज और मिड कैप में मैं 2 पैसिव फंड्स की सलाह दूंगी कि हम एक 150 मिड कैप में ले लें, लार्ज कैप में हम इक्वल वेट ले सकते हैं। दोनों पैसिव स्ट्रैटेजीज हो गई। थीमेटिक फंड में अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ी डिफेंसिव थीम है जो कंजम्पशन की है। इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट को देखें तो 300 बिलियन का टारगेट है इन द कमिंग 10 इयर्स। तो आई थिंक वो एक अच्छा स्पेस है। और उसके साथ अगर एक मल्टी कैप फंड जोड़े जहाँ पे हमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक्सपोजर मिलता है तो निपॉन देख सकते हैं। चलिए, तो ये टॉप 4 फंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ अपने निवेश की शुरुआत भी कर सकते हैं। जिक्र इसका समय समय पर प्रवीण मैम करती चली आ रही हैं। प्रवीण मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से ये कपड़े प्लान्ड करके नहीं थे, अनप्लान्ड कपड़े हम दोनों के सेम से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चेक कर लूंगी सुमित जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। 23,400 के लेवल्स तक जानी चाहिए। बट अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें, अभी अपॉर्चुनिटी टॉप 100 स्टॉक्स में है तो उसमें फोकस कीजिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटी अभी रही नहीं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्मार्ट मनी वापस लार्ज कैप्स में चला गया है, तो लग रहा है कि पूरा मार्च अभी लार्ज कैप्स में ही फोकस रहेगा। CNBC आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज
CNBC आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि ये जो लार्ज कैप बैंक्स हैं ये थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से चल रहे हैं और ये उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। कोटक बैंक और HDFC बैंक दोनों की अगर मैं बात करूं, स्पेशली उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें नॉन स्टॉप प्रॉब्लम रही है और RBI ने उनको कई बार टोका है, वार्निंग दी है और अब रेगुलेटर आके आपका बिजनेस ही बंद करा दे ऑनबोर्डिंग का, तो मुझे लगता है ये काफी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मैनेजमेंट के लिए बैंक के। पर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए कि इन लोग ये बैंक जब RBI अपना एम्बार्गो हटा दे तब इसको देखें और तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत वी शेप रिकवरी आएगी इस स्टॉक में। अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप जुड़िए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा राइट टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मार्केट, मोमेंटम इंडिकेटर्स और हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो जुड़ना ना भूले कमोडिटी गुरुकुल में। कमोडिटी गुरुकुल के वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में कमोडिटी ट्रेडिंग सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। कमोडिटी गुरुकुल के वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में कमोडिटी ट्रेडिंग सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अभी से यंग एज में आप शुरुआत करें और भविष्य में आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो पहली बात तो यह है कि आपका आज जो खर्च हो रहा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यदि 50,000 रुपये खर्च होता है इस वक्त पर और आज से 25 साल के बाद आप देखेंगे कितना खर्च हो सकता है। तो यदि हम एक एवरेज 6% का इन्फ्लेशन लेकर चलें तो अगर आज 50,000 रुपये महीना होता है तो उस वक्त 2 लाख से अधिक का खर्चा होगा। 6% के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें फ्यूचर वैल्यू तो लगभग 2,14,000 रुपया महीना हो जाएगी। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि यदि आप आज से 25 नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। इस वक्त की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। 2029 तक मोदी ही रहेंगे देश के PM। ANI के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। केजरीवाल की जमानत देने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया रूटीन से हटकर। मोदी के मुसलमान वाले बयान पर बढ़ा घमासान, विपक्षी नेताओं ने साधा निशाना, कहा हमेशा मोदी करते हैं हिंदू मुसलमान। सहयोगी चैनल न्यूज 18 से इंटरव्यू में बोले थे मोदी, हिंदू मुसलमान करूंगा तो पब्लिक लाइफ में नहीं रहूंगा। बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, मनी, देखो भाई कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है तो आपके काम पे वोट लो ना। 5वें चरण के लिए जोरदार चुनाव प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। CM योगी का पलटवार, बोले यूपी में से कांग्रेस का होगा सफाया। न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर रिहाई के दिए आदेश। चीन से फंड लेने का आरोप। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद। SBI ने FD कस्टमर को दिया तोहफा। ब्याज दरें 0.25% से 0.75% तक बढ़ाई। 180 दिन के लिए FD पर मिलेगा 6% तक ब्याज। सरकार कसेगी ई-कॉमर्स साइट्स के फेक रिव्यूज पर शिकंजा। पैसे देकर रिव्यूज कराने पर डिस्क्लेमर होगा जरूरी। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे बोली, गाइडलाइन अनिवार्य करने पर सरकार कर रही है विचार।
राजस्थान के खेतड़ी माइंस में फंसे 14 अफसरों को निकाला सुरक्षित, एक की मौत। 15 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन। चुनावी गर्मी बढ़ी हुई है। बंगाल में चुनावी कैंपेन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक मोदी ही देश के पीएम रहेंगे और उसके बाद भी वो बीजेपी के नेता रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि ये केजरीवाल के लिए अच्छा समाचार नहीं है। कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो